हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th के एक्सरसाइज 9.8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। यानी कि ये आपका एक टॉपिक से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक टॉपिक ही आप कवर कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी पॉसिबल आइसोमेरिज्म होते हैं उनको लिस्ट करना है उनके एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली दो तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्ट्रक्चरल मींस क्या होता है, जिसमें कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो। ठीक है, और स्टीरियो में क्या होता है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होती है, स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन क्या कहते हैं उनके 3D अरेंजमेंट जो होते हैं एटम्स के वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थ्योरेटिकल इसलिए आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए या फिर समझिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट्स टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, दो तरह के आइसोमेरिज्म फॉर्म करते हैं। नंबर वन, स्टीरियो स्टीरियोमेरिज्म कह सकते हो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह सकते हो या थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म आप इसे कह सकते हैं, 3D आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियोमेरिज्म में क्या होता है, स्टीरियोमेरिज्म में सेम स्ट्रक्चर होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता ही है सारे आइसोमेरिज्म में, बट इसमें सेम स्ट्रक्चर भी होता है। केवल यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट होती है, यहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है भाई, तो ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स या एटम्स जो भी कहो इन स्पेस और 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं जिसके कारण से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और जरूरी नहीं कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ही हो, ऐसा क्या कहते हैं, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है। ठीक है, 3D में ही आता है, स्टीरियो में ही आता है ऑप्टिकल, ये बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, अभी बात करेंगे इसकी हम लोग। फिलहाल अगर बात कर ले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, तो केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण से। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर कारण से तो हम लोग यहाँ बारी बारी से स्टडी कर लेते हैं। पहले स्टडी करते हैं हम लोग किसकी, स्टेरियोमेरिज्म की स्टडी पहले हम लोग कर लेते हैं। तो स्टेरियोमेरिज्म की बेसिकली बात करें तो यहाँ पर स्टेरियोमेरिज्म के बेसिकली दो पार्ट है ना, टू पार्ट्स ऑफ स्टीरियोमेरिज्म। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां डिफाइन तो करना नहीं है हम लोग को, यहां पर हम लोग को समझ करके यहां पर केवल बोला गया लिस्ट करके एग्जांपल देने के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो आप भी समझते जाइए। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वे आइसोमेरिज्म होते हैं जिनकी जो है ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, ज्योमेट्री। और ये वैसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में शो होते हैं जो हेट्रोलेप्टिक होते हैं। हेट्रोलेप्टिक मतलब जिसमें कि दो डिफरेंट तरह के लिगेंड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सेम लिगेंड्स में ये काम नहीं करता है, डिफरेंट तरह के लिगेंड्स रहेंगे। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स रहेगा तभी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रहेंगे तभी जाकर के यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लाइक क्या कहते हैं PT, यहाँ Cl2NH3 ये कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, एक होगा ये, यहां पर यहां पर NH3, और एक होगा ये,
यहाँ पर Cl तो एक अपोजिट में Cl, यहाँ पर NH3 तो एक अपोजिट में NH3। यहाँ पर देखिएगा दोनों, यहाँ पर Cl एक तरफ है, दोनों NH3 एक तरफ है, यहाँ पर Cl अक्रॉस साइड में है और NH3 भी अक्रॉस साइड में है, तो यहाँ पर ये कहलाता है सिस और ये कहलाता है ट्रांस। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एक एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर दोनों की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो एटम की वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और याद रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में काम देता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बी नंबर पार्ट की। बी पार्ट में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बी पार्ट की बात करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता ही है, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है कब, जब उनका रिएक्शन या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उनका केमिकल रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से हो जाए जो खुद ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली मान लो कि ए और बी एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स है, अगर कोई कंपाउंड है सी और सी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जनरल कंपाउंड है, तब फिर दोनों का रिएक्शन बिल्कुल सेम होगा सी के साथ। लेकिन अगर सी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो ए और बी डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करेंगे सी के साथ। ऐसे होते हैं ए बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और स्ट्रक्चर यहां पर बात करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कायरल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। यानी जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, जहां कायरल सेंटर मिलता है, कायरल मतलब जहां पर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स का, वहां पर जाकर के ही क्या कहते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देंगे आपको। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मेन बात यहाँ पर ये है कि जनरली ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में ही पाया जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसी में केवल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं और कायरल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्या है एग्जांपल, COEN होल 3, यहाँ पर 3+ ले लेते हैं। ये क्या है, ये है हमारा क्या कहते हैं, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, है ना, ये जानते ही हो ना, EN जो है इथिलीन डायमीन को EN बोले हुए हैं। तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3, ठीक है ना, कोबाल्ट 3 आयन है ये। तो यहाँ पर ये हमारा आयन है और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा कोबाल्ट है। कोबाल्ट में यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, मतलब कि यहाँ पर चार जो होंगे वो प्लेन पर होंगे इस तरह से, है ना, एक तो यहां से बॉन्ड बनेगा, एक यहां से बॉन्ड बनेगा और यहां से इस तरह से इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं। तो ये दो बॉन्ड्स बनाए हैं, दोनों प्लेन पर ही बनाए हैं। ठीक है, अब एक इथिलीन डायमीन क्या होगा, यहां पर इस तरह से बैठा हुआ होगा, ध्यान देना, यहां पर एक इथिलीन डायमीन को हम लोग यहां पर लेते हैं, जो कि एक बॉन्ड प्लेन पर देगा और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे से होकर के डोनेट करेगा। ये प्लेन के नीचे से ये बॉन्ड है। और एक इथिलीन डायमीन जो होगा वो यहां पर बैठा हुआ होगा, जो कि एक बॉन्ड प्लेन पर देगा और एक बॉन्ड प्लेन से ऊपर से ऐसे परपेंडिकुलर जो है डालेगा। यानी कि ये प्लेन पेपर है ना, तो एक इथिलीन डायमीन जो है प्लेन के ऊपर से और प्लेन पर से बॉन्ड दे रहा है, और एक इथिलीन डायमीन इधर वाला जो है वो प्लेन के नीचे से दे रहा है और एक प्लेन पर दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और इसके मिरर इमेज की बात करें तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस तरह से होगा। उस केस में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, और होल पर चार्ज कितना है, चार्ज है 3+, इस तरह से हम लोग दिखा देंगे चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है और कोबाल्ट में जो यहाँ पर लेफ्ट में है वो यहाँ पर राइट में दिखेगा। ठीक है, एक ये दो बॉन्ड प्लेन पर आ गया है,
यहाँ पर इथिलीन डायमीन एक देगा, यहाँ पर प्लेन के ऊपर से था ना, तो यहाँ भी इस तरह से एक होगा इस तरह से, और एक जो है प्लेन पर देगा, और एक इथिलीन डायमीन जो है यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड देगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि जो इसके राइट में है उसके लेफ्ट में है। तो अगर राइट साइड में यहाँ पर पोलराइज दिख रहा है, यहाँ पर दो ग्रुप राइट साइड में यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो माने कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, और जो यहाँ पर क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में रोटेट करता है जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को। एक्चुअली में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ना, वो प्लेन पोलराइज लाइट के द्वारा ही देखी जाती है। वो कैसे बनता है, तो जो ऑर्डिनरी लाइट होते हैं जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट आप लोग ऑप्टिक्स से पढ़ते हो, जब इसको हम लोग एक नाइकोल प्रिज्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जब इससे पास कराया जाता है तो ये इनका जो है पोलराइजेशन होता है, और तीनों एक्सिस की वाइब्रेशन जो है टू एक्सिस पर आ जाते हैं, यानी प्लेनर बन जाते हैं। तब यहाँ 3 डायमेंशनल लाइट ये 2D वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और इसी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑप्टिकल एक्टिव या कोई भी कंपाउंड के थ्रू जब पास करते हैं, तो इसका प्लेन में अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ से कंपाउंड रखे, यहाँ पर इस कंपाउंड से इसको पास कराए, तो पास कराने के बाद अगर इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसका यहाँ पर प्लेन बिल्कुल सेम है जैसा था पहले, तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएंगे, और अगर इसका प्लेन या तो राइट में या फिर लेफ्ट में डेविएट कर जाता है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे। और अगर राइट में डेविएट करता है तो ऐसे कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, और लेफ्ट में अगर पीपीएल डेविएट करता है तो ऐसे कंपाउंड लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। लीवो का मतलब लेफ्ट होता है, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हम लोग पूरी तरह से समझ लिए। डेफिनेशन आप लोग नोट से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट के साथ एग्जाम्पल दे रहा था, एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझा दिए। अब बात करते हैं हम लोग क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हमारे पास होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। बेसिकली तो आप जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसे कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट मतलब हो गया नोमेनक्लेचर ही क्या होगा उसका, आईयूपीएसी जो नेमिंग होगा वही डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की जाए तो वो 4 तरह के होते हैं। पहले होते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमर्स, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, तीसरा होता है सॉल्वेट, सॉल्वेट आइसोमर्स, और चौथा होता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, या आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। आइसोमर्स कंपाउंड फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आप लोग 4 टाइप के जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इनके तो नाम जानते होंगे। आइए हम लोग इनके बारे में बारी बारी से समझते हैं और इनके एग्जाम्पल्स को करते हैं। लिस्ट तो हमने कर दिया, अब इनको समझ करके हमें बस एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहले से बारी आती है किसकी, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की। पहला किसका है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। किसे कहते हैं ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहले ये उस टाइप के कंपाउंड्स में डेवलप होता है जिसके पास ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि एम्बिडेंटेड होते हैं। एम्बिडेंटेड समझ सकते हो ना, एम्बिडेंटेड वैसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 तरह के डोनर एटम्स होते हैं, बट एक वक्त में एक ही कोई डोनेट कर सकता है, उसको एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। 2 डोनर होने चाहिए लेकिन एक वक्त में कोई एक ही से लिंकेज बनेगा, कोई एक ही से डोनेशन होगा। अब अगर 2 ऐसे कंपाउंड मेरे पास में है जिसमें कि सेम लिगेंड तो है लेकिन इसमें कोई और डोनेट कर रहा है, इसमें कोई और डोनेट कर रहा है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर समझिए इस चीज को, जैसे कंपाउंड हम लोग लेते हैं CONH3 ठीक है, NO2, और यहां पर मान लीजिए लेते हैं यहाँ पर Cl2। ठीक है, यहां पर एक कंपाउंड है और एक ये मान लीजिए इस कंपाउंड का जो कलर होता है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है पेंटाएमीन
नाइट्री, यहाँ पर जो है ना NO2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ क्या है NO2 लिखा हुआ, और ऐसा ही एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं यहाँ पर CONH3 होल 5 ONO, ये भी तो NO2 ही है, Cl2। यहां पर जो है इस कंपाउंड में N यहां पर दिख रहा है पहले पॉइंट पर, तो N जो है यहां पर बतला रहा है कि N डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर यहां पर कोबाल्ट को। यहां पर कौन है, पहले ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर किसको, तो कोबाल्ट को। दोनों में सेम सब कुछ है, बट यहां पर क्या है, नॉमेनक्लेचर अलग है। यहां पर ये नाइट्रीटो N कहलाता है और ये नाइट्रीटो O कहलाता है। पेंटाएमीन नाइट्रीटो N कोबाल्ट क्लोराइड कहलाएगा, और ये होगा पेंटाएमीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट क्लोराइड वो होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये जो लिंक आइसोमेरिज्म किसमें होते हैं, ये केवल उसी के लिए होते हैं, ओनली फॉर those complexes which have an ambidentate ligand, जिसके पास एक एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। और दूसरी बात यहां पर ये हो गया, क्या कहते हैं, इसमें होता क्या है दोनों आइसोमेरिज्म में, है ना, द टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी, तो उसमें क्या होता है, यहां पर डोनर एटम्स बदल जाते हैं, है ना, डोनर एटम्स आर डिफरेंट इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस। दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें डोनर कोई और रहेगा, उसमें डोनर कोई और रहेगा। तो ऐसे ही दो आइसोमेरिज्म को हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये येलो कलर का मिलता है और ये कलर का कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है दोनों की, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नोमेनक्लेचर डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ही। तो ये हमारा कैसा आइसोमेरस हो गया, लिंकेज आइसोमर्स हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो सी नंबर का पॉइंट हमारे पास में है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उस टाइप के कंपाउंड्स में, कॉम्प्लेक्सेस में डेवलप होता है जिनके पास दो कोऑर्डिनेशन इंटिटी होती है, मतलब कि कैटायन भी कोऑर्डिनेशन इंटिटी रहती है और एनायन भी कोऑर्डिनेशन इंटिटी के फॉर्म में ही रहता है। यानी कि जैसे कि इससे पहले एग्जांपल जो लिए थे उसमें क्लोराइड एनायन था जो बाहर था, वो सिंपल था, वो तो इंटिटी नहीं था, कॉम्प्लेक्स तो नहीं था। बट यहां पर कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। दैट मींस यहां पर क्या होगा, इस तरह से हमारे पास कैटायन रहेगा, बगल में एनायन भी इस तरह से रहेगा, इसके पास भी मेटल M1 होगा, इसके पास मेटल M2 होगा, यहाँ कोई लिगेंड X होगा, यहाँ कोई लिगेंड Y होगा। अगर एक ये कंपाउंड है और एक ये यहां पर एक कंपाउंड दिख जाए आपको ऐसा, M1 के पास Y आ जाए और M2 के पास आ जाए क्या चीज, X, तो लिगेंड्स का जो एक्सचेंज आप लोग देखोगे दो कंपाउंड के बीच में, दोनों ही में M1 M2 मेटल है दोनों में ही, बट क्या है कि इसमें M1 के पास X है तो इसमें M2 के पास X आ गया है, इसमें M2 के पास Y है तो इसमें M1 के पास Y है। ऐसे आइसो जिसमें कि कोऑर्डिनेट जो ग्रुप होते हैं जिसको लिगेंड्स हम लोग बोलते हैं, वो उसमें अगर एक्सचेंज आपको नजर आ जाए कंपाउंड्स के बीच में, तो वहां पर दोनों कंपाउंड्स को एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम लोग कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे, और ये फिनोमेनन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। यानी कि क्या होता है यहाँ पर, लिगेंड्स कह सकते हैं, लिगेंड्स आर एक्सचेंज या इंटरचेंज कह सकते हैं, है ना, इंटरचेंज्ड बिटवीन, है ना, एनायनिक एंड कैटायनिक इंटिटीज। क्या होता है, एनायनिक और कैटायनिक इंटिटीज के बीच में जो लिगेंड का जो है एक्सचेंज यानी इंटरचेंज जहां नजर आता है, वहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो कहलाता है। जैसे कि कंपाउंड लेते हैं अगर हम लोग यहां पर CONH3 होल 6 CrCN होल 6, और एक कंपाउंड लेते हैं यहां पर COCN होल 6, और यहां पर लेते हैं
NH3 होल 6। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोबाल्ट के पास जो डोनर है वो अमोनिया है, क्रोमियम के पास जो डोनर है वो है साइनाइड। यहाँ पर है कोबाल्ट के पास साइनाइड और क्रोमियम के पास क्या है, अमोनिया आ गया है। तो ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग कंपाउंड्स हैं, सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन सिमिलैरिटीज क्या नजर आ रही है, थोड़ी बहुत नजर ये आ रही है कि दोनों में तो वही सेम मेटल आयंस है, लेकिन दोनों में ऐसा लग रहा है कि जो लिगेंड्स है वो इंटरचेंज हो गए हैं। तो ऐसे ही दो पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो गए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो गया। एंड लास्ट टाइप इज क्या होता है इसमें, लास्ट टाइप में आ जाता है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर्स आ जाता है। तो डी नंबर में क्या हमारे पास में है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, तो इसमें जनरली क्या होता है कि हमारे पास कोई यहाँ एक कंपाउंड रहेगा जिसमें कि यहाँ पर मान लीजिए मेटल हमारे पास में है, ठीक है। इसके पास मान लीजिए यहाँ पर X2 है, Y है, ये लिगेंड्स हो गया हमारे पास, ठीक है। और यही यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बाहर में कोई न कोई एनायन भी रहता है, मान लीजिए यहाँ पर बाहर में Y ही प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये Cl है, ये Br है, ये बाहर में Br निकला हुआ है। और कोई कंपाउंड आपको ऐसा दिख जाए जिसमें कि यहाँ पर MxY2 रहे और बाहर X निकल जाए, तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है, अंतर ये दिख रहा है यहाँ पर कि अच्छा यहाँ पर जो बाहर में Y था, अंदर में एक ही Y था, 2X था, लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर ये X आयोनाइज्ड फॉर्म में बाहर निकल गया है और Y वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल से जुड़ चुका है। दैट मीन्स जो यहाँ लिगेंड था वो वहां पर जो यहाँ पर बाहर में जो आयन था, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसीज जुड़ा हुआ था वो इस बार सेकेंडरी वैलेंसीज जुड़ गया, जो सेकेंडरी वैलेंसीज जुड़ा हुआ था वो उसमें प्राइमरी वैलेंसीज जुड़ गया, यानी कि आयोनाइजेबल फॉर्म में आ गया। यानी कि जो आयोनाइजेबल आयंस थे यहाँ पर, जो आयोनाइज जिसको होना था वो चेंज हो गया दोनों कंपाउंड में, वही बदल गया। तो अगर जो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो हमें आयंस मिलेंगे वो डिफर हो जाए दो कंपाउंड्स में, दो आइसोमर्स में आयंस में डिफरेंस आ जाए, तो हम लोग उसको आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। एक एग्जांपल आयोनाइजेशन का लेते हैं, फिलहाल आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, बस 1 मिनट का और पॉइंट, केवल एग्जांपल लेना है। तो हम लोग तो यहाँ पर अभी तक दो ही किए हुए हैं। एक तो हम लोग किए हुए हैं क्या, हम लोग कर लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कर लिए और लिंकेज कर लिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर तीसरा कर रहे हैं, आयनाइजेशन कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एग्जांपल भी यहाँ पर आता है, जैसे कि मान लीजिए ले लेते हैं क्या करते हैं यहाँ पर CO यहाँ पर NH3 होल 5, यहाँ पर मान ले लेते हैं Br, और बाहर में यहाँ पर हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी से है SO4, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या अभी हमारे पास में है पेंटामीन ब्रोमिडो कोबाल्ट सल्फेट है यहाँ पर, ठीक है। और इसी में अगर हमको ऐसा कंपाउंड दिख जाए जिसमें कि यहाँ पर देखिए गौर से CO है, NH3 होल 5 है, SO4, और यहां पर क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, दोनों ही एक दूसरे का आइसोमर्स है। अब इसमें क्या है, ये जो कंपाउंड टूटेगा तो वो बनेगा CO NH3 होल 5 Br, ये बनेगा 2+ सल्फेट निकलेगा SO4 2- के फॉर्म में। वही ये कंपाउंड जो आयन देगा वो देगा CO NH3 होल 5 SO4, ये देगा प्लस Br माइनस, यानी कि ये दे देगा टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, ये सल्फेट का टेस्ट देगा और ये टेस्ट देगा ब्रोमाइड का। दोनों में आयन का ही डिफरेंस हो गया, तो जो आयन का डिफरेंस हो जाए उसको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट वर्ड जो है वो सॉल्वेंट से लिया गया, किससे लिया गया, सॉल्वेंट से लिया गया। ये बेसिकली क्या होता है इसमें जो है, इसमें जैसे कि आप लोग पढ़े थे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होता है जब दो कंपाउंड्स के बीच में जो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो आयंस बनते हैं वो उन आयन के टेस्ट में अगर डिफरेंस आ जाए तो वहां पर आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। और यहाँ सॉल्वेट की बात कर ले तो ये उस कंपाउंड में होते हैं जिसमें लिगेंड या फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको दो या दो से अधिक कंपाउंड ऐसे दिख जाए जिसमें कि H2 कभी लिगेंड में था,
कभी वाटर फ्री हो गया, लेकिन में तो बॉन्डेड वाटर है, और कभी वाटर फ्री हो गया जिसको गर्म करेंगे वाटर उड़ जाएगा। तो अगर इसका डिफरेंस नजर आ जाए तो उसको हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो सॉल्वेट सॉल्वेंट से लिया गया, सॉल्वेंट मतलब वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर के बॉन्डिंग में डिफरेंस होता है, वाटर फ्री है कि बॉन्डेड है, ठीक है ना। वाटर के बॉन्डिंग में डिफरेंस अगर होता है तो सॉल्वेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं CO H2O का होल 6 है यहाँ पर और Cl3 इधर है, एक ये कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड लेते हैं CO H2O होल 5 Cl डॉट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है Cl2 बचा डॉट H2O, ठीक है। तीसरा कंपाउंड लेते हैं हम लोग यहाँ पर CO H2O होल 4 Cl2 Cl डॉट Cl यहाँ पर डॉट हो गया 2H2O। चौथा कंपाउंड ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर CO H2O होल 3 Cl3 डॉट यहाँ पर बच गया केवल क्या 3H2O। क्या देख रहे हो यहाँ पर सब कंपाउंड में यहाँ पर क्या, यहाँ वाटर बॉन्डेड है, यहाँ पर वाटर क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल वाटर का आपका फ्री हो गया है, यहाँ पर वाटर का 2 मॉलिक्यूल फ्री हो गया, यहाँ पर वाटर का 3 मॉलिक्यूल फ्री हो गया। तो यहाँ पर वाटर के जो यानी सॉल्वेंट का जो यहाँ बॉन्डिंग है मेटल के साथ, उसमें डिफरेंस आ रही है यहाँ पर, तो सॉल्वेट आइसोमर्स इसी को बोलते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है सॉल्वेट, यानी सॉल्वेट आइसोमेरिज्म उसी कंपाउंड में डेवलप होंगे जिसमें कि H2O मॉलिक्यूल आपको दिखेगा। तो अगर दो कंपाउंड के बीच में अगर दिख जाए कि H2O किसी के ब्रैकेट में है अंदर में और किसी में H2O कहां पर है बाहर में है, तो वो एक दूसरे का सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा सर डाउट, ठीक है। तो थ्योरी भी एक कवर हो गया और प्लस ये एनसीईआरटी का ये सवाल का टारगेट भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, होमवर्क भी बन गया होगा, ठीक है। होमवर्क ही बनाने के लिए तुम लोग कभी भी एनसीईआरटी उल्टाते हो ना, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए एनसीईआरटी उल्टाते हैं। जब उनको एकदम मिलता है ना मुक्का एकदम कि बना के ही लाना, नहीं तो एकदम धो देंगे, ठीक है, तब जाकर के लोग एनसीईआरटी उल्टाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करना है, एकदम वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बड़ी मेहनत लगता है बनाने वीडियो को, ठीक है। और बस दोस्तों में शेयर भी करते रहना, अपने क्लास में शेयर करना कि हाँ सर का वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। बस मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।